गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका टेस्ट होगा, मतलब आपकी चेकिंग होगी कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आया, पैटर्न हैंडलिंग वगैरह आप कितनी कर पाते हो, कितने एडिटोरियल कर लिए अपनों ने और इतने ज़्यादा पैटर्न्स सब कुछ कर लिया, बहुत ज़्यादा रिवीजन किया है अपनों ने। तो वो सारा का सारा यहाँ पे आपका असेसमेंट होगा, मूल्यांकन होगा आप लोगों का कि कितना का आप लोगों में इम्प्रूवमेंट आया, कितना का अपने चीज़ों को सीख पाए हैं। समझ में आई चीज़? तो ये क्वेश्चन पेपर मैं हर वीक रखता हूँ। वीक के लास्ट सैटरडे को, जो अपने बात करें वीक में सैटरडे को ये क्वेश्चन पेपर रखा जाता है आप लोगों की चेकिंग के लिए कि आप लोगों में कितना इंप्रूवमेंट है। तो इस क्लास को आपको सीरियस लेना है, बहुत ज़्यादा सीरियस वे में लेना है और यहाँ पे खुद के इंप्रूवमेंट को आपको खुद से चेक करना है। तो जो क्वेश्चन पेपर रखता हूँ मैं, पैटर्न रिवीजन की फॉर्म में क्वेश्चन पेपर रखता हूँ। तो इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 हैं और मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 10 है। मतलब क्या निकला, 1 क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग भी करेंगे अपने। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको इस क्लास में ऑनेस्टी दिखानी है, क्योंकि यहाँ पे आपका सेल्फ असेसमेंट होगा, खुद से आपका मूल्यांकन होगा कि आप लोगों में कितना इंप्रूवमेंट आया है। समझ में आ रही चीज़? तो यहाँ पे आपको ऑनेस्टी दिखानी है। यहाँ पे आपको देखो, इस वीडियो को करने का मेथड क्या है, इस क्लास को करने का, जैसे लाइव प्रीमियर के साथ या फिर फर्स्ट टाइम जो भी स्टूडेंट इस क्लास को अटेम्प्ट कर रहा है वो फर्स्ट टाइम, तो क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की कोशिश करनी है। मैं साथ साथ सॉल्यूशन करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको साथ साथ सॉल्यूशन से ज़्यादा खुद से क्या करना है, सोल्व करने की कोशिश करनी है। और सेकंड टाइम इस क्लास को वापस से, इस वीडियो को आपको देखना है, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट टाइम में तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है, और सेकंड टाइम आपको क्या करना है, इसको दोबारा देखते हुए सॉल्यूशन देखना है, और वहां से आपको क्या करना है, चेकिंग करनी है कि आप किस हद तक, किस लेवल तक कितना अच्छा सोच पाते हो, कितने अच्छे वे में सॉल्यूशन ले पाते हो। खुद से सॉल्यूशन करने के बाद फिर मैं सोल्व करवाऊंगा, तो दोनों को कंपेयर करना है कि आपने एक सोल्व किया, एक सर ने सोल्व करवाया, दोनों में कि एक मैंने सोल्व किया और एक सर ने सोल्व करवाया, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, किस हद तक मैं सर के लेवल तक सोच पाया। ये चीज़ आपको चेक करनी है कि किस हद तक ये गैप जो था अपनी सोच के बीच में, सॉल्यूशन करने का जो गैप है, एक मैं सोचता हूँ एक आप सोचते हो, वो गैप कितना डिक्रीज हो गया, कितना हम पास में सर के या फिर सर से भी आगे निकल चुके हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, खुद का एनालिसिस करना है। इसलिए ऑनेस्टी के साथ इस क्लास को करना है। और इस वीडियो की रिकमेंडेशन क्या रहेगी, जो ये वाला जो आपकी क्लास होती है पैटर्न रिवीजन वाली, इस क्लास को आपको 2 बार देखना है। एक बार सॉल्यूशन आपको खुद से सोल्व करते हुए पेपर करना है, उस टाइम वीडियो को आपको देखना है, और सेकेंड टाइम आपको एज ए सॉल्यूशन की फॉर्म में देखना है। वहीं से इंप्रूवमेंट मिलेगा जब आपको अपनी गलती का पता लगेगा कि हमारी गलती कहाँ पे थी, जो भी नेगेटिव हुआ कि इसमें क्या गलती थी, और जो भी सही हुआ है तो उसमें कि हमने सोचा उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इसको और किस अच्छे या ज़्यादा बेटर वे में भी अपने सोच सकते थे क्या। समझ आई चीज़? तो वो चीज़ें चेक करके तभी आप में इंप्रूवमेंट आएगा। तो आपको करना क्या है, मार्किंग में आपको फिर से एक बार हल्की स्पीड में क्या करवा दूं, रिवाइज करवा दूं। मार्किंग कैसे करनी है, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो मान लीजिए 3 क्वेश्चंस आपके क्या हो गए, करेक्ट हो गए, और 1 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 1 क्वेश्चन आपने किया ही नहीं, तो किया नहीं, उसके साथ तो कुछ मत करना, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ मत करना, उसको नेगेटिव भी नहीं करना और ना ही उसको पॉजिटिव करना है। ठीक है, जो सही हुआ है, जितने क्वेश्चन सही हुए उनको 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उतने आपके प्लस मार्क्स हो जाएंगे। जैसे 3 क्वेश्चन हैं तो 3 इंटू 2 कितने हो गए, 6 मार्क्स आपके क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। ठीक है, और जितने क्वेश्चन आपके नेगेटिव है तो 1 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5, आधा नंबर कटेगा। तो 1 है, इसमें आधे का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -0.5 आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएगा नंबर। अगर 2 आपके गलत होते हैं तो 1 नंबर कटता, एक क्वेश्चन आधे नंबर का कटेगा नेगेटिव मार्किंग। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके टोटल मार्क्स अपने करें तो वो कितने मार्क्स आ जाते हैं आपके, 5.5 मार्क्स आपके आ जाएंगे आउट ऑफ 10 मार्क्स। ये जो मार्क्स है ये आप लोगों को मुझे बताने हैं, कहाँ पे बताने हैं, कमेंट सेक्शन में बताने हैं। 5.5 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको, ये जो आपके मार्क्स आए हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हमारे इतने मार्क्स आए हैं। समझ में आई चीज़? तो ये चीज़ आपको करनी है। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो फर्स्ट आपका आता है सेंटेंस कनेक्टर। करना क्या है वो मैं बता देता हूँ, इंस्ट्रक्शन में आपको दे देता हूँ कि आपको करना क्या है। 2 स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे आपको, ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है। समझ में आई चीज़? उनके लिए आपको कनेक्टर दिया जाएगा विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपको कैसे करना है कनेक्ट, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ बोथ द स्टेटमेंट्स। उन स्टेटमेंट्स का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और इस वे में उनको कनेक्ट करना है। तो आपको जो ऑप्शन में कनेक्टर मिले उन कनेक्टर में से आपको सही जो करेक्ट वे में उनको कंबाइन कर पाए, उनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर पाए, वो वाला आपको कनेक्टर क्या करना है, चूज करना है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्या करना है, साथ साथ सोल्व करना है।
आप क्या करो, सोल्व करना स्टार्ट कर दो। मैं तो सॉल्यूशन दूंगा यहाँ पे, मैं भी अब सोल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपको मुझसे ज़्यादा स्पीड में जल्दी जल्दी इसका क्या करना है, आंसर बताना है, और मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा इसका, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, सिर्फ जो प्रीमियर चल रहा है या फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या करना है, खुद से सोल्व करना है। सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, सोल्यूशन देखना है। समझ में आ रही है आप लोगों के करना क्या है? इसी तरीके से आपकी इंग्लिश बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं सीख पाओगे। कंपेरिजन जब तक नहीं कर पाओगे, मिस्टेक्स पे वर्क नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं सीख पाओगे। अब करने का मेथड क्या है इसको, अब आप सोल्व करते रहो साथ साथ, मैं बताता हूँ। अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। इसको करने का मेथड क्या है, आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। और ऑप्शंस में से आपको क्या दिए गए हैं, ऑप्शन में कनेक्टर दिए गए हैं। तो आपको जो करेक्ट कनेक्टर है उसको क्या करना है, यहाँ पे चूज करना है, विदाउट मीनिंग चेंज किए हुए इन्हें स्टेटमेंट्स का। तो काम क्या करना है आपको कि दोनों स्टेटमेंट्स को आप पढ़कर एक बार उनका क्या कर लो, मीनिंग ले लो। दोनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग ले लो, और मीनिंग की फॉर्म में आपको क्या करना है, कनेक्टर चूज करना है कि किस तरीके से बात कर रहा है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस का मीनिंग लेते हैं, आई एम ऑफ द ओपिनियन। आई एम ऑफ द ओपिनियन, मैं ओपिनियन का हूं, इसका मतलब मेरा ओपिनियन ही यही है। आई एम ऑफ द व्यू, मैं इस व्यू का हूं, मतलब मेरे माइंड में क्या है, मैं खुद ही इस व्यू का हूं। इसका मतलब क्या हुआ, उस व्यू का मेरे ऊपर, ऑफ का मतलब पोजेशन, पूरा अधिकार। तो उस ओपिनियन का क्या है, मेरे ऊपर पूरा का पूरा अधिकार है। इसका मतलब मेरा ओपिनियन ही यही है, मेरी सोच ही यही है। तो मैं क्या ओपिनियन है मेरा, आई एम ऑफ द ओपिनियन, मेरी राय क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा व्यू क्या है, दैट की देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद किसके साथ, हिज टेक्निक, उसकी टेक्निक, कुशलता, निपुणता के साथ, टू प्ले द शॉर्ट बॉल, क्या करने की, शॉर्ट बॉल प्ले करने के लिए। मतलब शॉर्ट बॉल जो होती है ना क्रिकेट वगैरह में, छोटी बॉल आ जाती है तो उस पर शॉर्ट वगैरह लगाना, ठीक है। तो शॉर्ट बॉल को खेलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जो टेक्निक है खेलने की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा ओपिनियन, मतलब मेरी राय क्या है, मेरा व्यू क्या है, उससे शॉर्ट बॉल से कोई दिक्कत नहीं होती। मीनिंग मिल गया। नेक्स्ट में सेकंड में बात करें, आई विल टॉक टू हिम अबाउट दिस, मैं इसके बारे में उससे बात करूंगा। द फर्स्ट थिंग आफ्टर द मैच टुडे, तो दिस के लिए यूज है, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज की तरह है। द फर्स्ट थिंग, मैं इसके बारे में बात करूंगा जो कि क्या होगी, द फर्स्ट थिंग आफ्टर द मैच टुडे, जो मैच के बाद में सबसे पहली चीज होगी, मतलब सबसे पहली चीज जिसके बारे में बात करूंगा। समझिए दिस, ये है वो क्या, सबसे पहली चीज है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। मतलब मैच के जस्ट बाद डायरेक्ट में सबसे पहले जाकर यही बात करूंगा, कौन सी, शॉर्ट बॉल वाली। समझ में आया कि मेरा ओपिनियन है कि उसे शॉर्ट बॉल से कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट बॉल, जो शॉर्ट बॉल है वो खेलने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं उससे बात करूंगा इसके बारे में। शुरू हो जाओ, नंदलेस का मतलब होता है फिर भी, कॉन्ट्रेरी को बताएगा। तो पढ़ना इसको, मेरा ओपिनियन है, मैं मानता हूं, ऐसे पढ़ो। मीनिंग लेना है आपको, मीनिंग लेकर ही करना है, ये तो आपको क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है, तो मीनिंग से ही कनेक्ट हो जाएगा। मैं ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि उससे शॉर्ट बॉल खेलने में प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं उससे इसके बारे में बात करूंगा। सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, बिल्कुल सही जा रहा है। क्या कि मेरी मान्यता है, मैं मानता हूं, क्या मानता हूं कि उसे शॉर्ट बॉल खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं उससे इसके बारे में बात करूंगा। बिल्कुल सही है कि जब आप मानते हो कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है शॉर्ट बॉल खेलने में, फिर आप बात करने की क्या जरूरत है। जब आपको पता ही उसे प्रॉब्लम नहीं है, बात तो तब की जाएगी ना जब उसे शॉर्ट बॉल खेलनी ना है, तो उसे बोले कि भाई तुझे शॉर्ट बॉल खेलनी नहीं आती, इसलिए उस पर प्रैक्टिस कर। इसका मतलब नंदलेस तो सही जा रहा है, लेकिन अपने को क्या करना है, सारे के सारे ऑप्शंस चेक करने हैं। बिकॉज का बात करें, बिकॉज रीजन को बताएगा क्योंकि। तो पढ़ते हैं, मेरा ओपिनियन, मैं मानता हूं कि उसे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं उससे बात करूंगा, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे बात करूंगा। सेकंड वाले को चेक करें, मैं उससे बात करूंगा क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे शॉर्ट बॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसे प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर बात करने की क्या जरूरत है। तो रीजन तो नहीं है ना कि मैं उससे बात करने का रीजन ये तो नहीं है ना कि उसे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसे दिक्कत नहीं होती, उसे शॉर्ट बॉल खेलने में परेशानी नहीं होती, शॉर्ट बॉल खेलने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसे शॉर्ट बॉल खेलने में प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए बात करूंगा क्या मैं। तो इसलिए तो बात नहीं करूंगा, जब प्रॉब्लम होती तो बात करता ना कि हाँ उसे है ना शॉर्ट बॉल खेलने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं उससे बात करूंगा कि भाई इस कमी को सुधार। तो इसका मतलब बिकॉज वाले से ज़्यादा तो आपका क्या है, ए वाला सी है। हैंस का मतलब इस प्रकार, तो मुझे पता है कि उसे प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रकार मैं उससे बात करूंगा। तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बाय कंपैरिजन, कंपैरिजन के द्वारा, मुझे पता है कि उसे प्रॉब्लम नहीं है, कंपैरिजन के द्वारा मैं उससे बात करूंगा, और मैं उससे बात करूंगा कंपैरिजन के द्वारा, मुझे पता है उसे प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपैरिजन तो कहीं है ही नहीं, तो डी ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। नन ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि ए ऑप्शन अपना सही है। तो ऑप्शन टिक हो गया आपका ए।
क्लियर हुआ? यहाँ पे समझ में आया किस तरीके से ए हुआ? मतलब क्या निकला कि मैं मानता हूं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं उससे बात करूंगा। अब क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि मुझे पता है कि उसे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं उससे बात करूंगा, ये तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा, क्योंकि रीजन तो है नहीं, क्योंकि मैं उससे बात करूंगा ना इसलिए मुझे पता है उसे प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे बात करूंगा इसलिए मुझे पता है प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा कि बात करने से तो थोड़ी होता है कि पता है या नहीं है, वहां से कोई मीनिंग नहीं है, वो तो कोई रीजन नहीं है। और अगर अपोजिट वे में देखें, फर्स्ट वाले को फर्स्ट में रखें कि है ना मैं उससे बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि उसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे प्रॉब्लम नहीं है इसलिए बात करूंगा। प्रॉब्लम नहीं है शॉर्ट बॉल खेलने में इसलिए बात करोगे, या प्रॉब्लम होती तो बात करते कि भाई अपनी कमी को सुधार। तो इसका मतलब क्या है, ए आपका होगा कि मुझे पता है उसे प्रॉब्लम नहीं है फिर भी मैं उससे एक बार तो बात करूंगा। इसका मतलब क्या निकला, ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन में चलते हैं। नेक्स्ट वन जो आपका आता है वो आता है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और कौन से वाला सेंटेंस रीअरेंजमेंट? आपके फेवरेट वाला सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें करना क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। आपको क्या करना है, ये सेंटेंस दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा है क्या, ए बी सी डी में इसको डिवाइड किया गया है। तो सेंटेंस आपको दिया गया है और इन पार्ट्स को आपको क्या करना है, जंबल्ड फॉर्म में रखा गया है, आगे पीछे करके रख दिया पार्ट्स को, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि रीअरेंजमेंट करना है इसका आपको रीअरेंजमेंट करना आपको आता है। फर्स्ट जो आपको हाईलाइटेड फॉर्म में दिया गया है वो आपका क्या है, ऑलरेडी फिक्स है। तो यहाँ से अपना ये रीअरेंजमेंट थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि आपको एक फिक्स मिल गया, तो वहाँ से हिंट मिल जाएगा। करने का मेथड क्या है, आप ऑप्शन से स्टार्ट करो। करने का मेथड क्या है, फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करो और बीच बीच में जहाँ जहाँ हिंट मिले, जहाँ शॉर्ट ट्रिक यूज़ हो वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज़ करो, तो आपका ईजिली क्या हो जाता है, इसमें आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। ऑप्शन को साथ में, क्योंकि बेस्ट स्टार्टिंग करने के लिए अपने को क्या करना है, ऑप्शन को लेकर चलना है। तो ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं एडीबीसी को। तो पहले इस हाईलाइटेड को पढ़ लेते हैं। द होल करिकुलम वॉज, करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, ठीक है, जो सिलेबस वगैरह की बात करें अपने, पूरा का पूरा जो करिकुलम वॉज था, क्या था। अब यहाँ से अपने बात है कि वॉज, अब अपने डायरेक्ट एक बार क्या था वो देख लेते हैं, डायरेक्ट अपने को मीनिंग मिल जाएगा। तो अपने पार्ट ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ए आ सकता है क्या, वोज मेक होगा क्या, वोज मेक तो नहीं होगा, क्योंकि वोज आपका तोड़ कर देखें तो क्या होता है, डिड बी होता है और मेक V1 होता ही एक्शन, तो बी मेक होगा नहीं, क्योंकि जब V1 ऑलरेडी मेक है तो आप उसको क्यों कर रहे हो, आप उसको बी क्यों दे रहे हो। बी तो अपने तब देते हैं ना जब वहां पे एक्शन ना हो, तो एक्शन बनाने के लिए बी दिया जाता है ना। इसका मतलब क्या निकला, यहाँ तो होगी गड़बड़। अपनों ने देखा है ना कि हर सेंटेंस में एक एक्शन होना कंपलसरी है, अगर एक्शन नहीं होता तो अपने बी को यूज करते हैं क्या करने के लिए, एक्शन बनाने के लिए। ये मैंने टेंस वाली जो वीडियो आपको करवाई थी उसको गो थ्रू कर लेना। जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता वो एक बार टेंस वाली वीडियो को गो थ्रू कर लेना, वहाँ पे मैंने हल्का सा वहाँ पे आपको बताया हुआ है टेंस वाले में, ठीक है। विदाउट स्ट्रक्चर टेंस कैसे करें वो वाली वीडियो आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो वोज मेक नहीं होगा, वोज मैड होता तो ठीक था। इसका मतलब ए फर्स्ट पे नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ए गया। ऐसे अब ऑप्शन उड़ाओ, डायरेक्ट मीनिंग मिल गया। अब अपने पार्ट ढूंढ रहे हैं, वोज के बाद में क्या आ सकता है, वोज सो दैट, वो सो दैट इसलिए, सो दैट का मतलब ताकि, द पार्टिसिपेंट्स वोज सो दैट, ताकि पार्टिसिपेंट, वोज कहीं से नहीं हो, करिकुलम था क्या, तो बी भी आपका फर्स्ट पे नहीं आएगा। वोज अनाउंस्ड हो सकता है क्या, बिल्कुल सही है, वोज अनाउंस्ड हो सकता है, तो फर्स्ट पे सी आ सकता है। वोज करिकुलम वोज बिफोर द कॉम्पिटिशन स्टार्ट, कॉम्पिटिशन स्टार्ट करने से पहले करिकुलम था वोज, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बीच में आ सकता है ना। द करिकुलम वोज बिफोर द कॉम्पिटिशन स्टार्ट वोज डेवलप्ड, मतलब कॉम्पिटिशन के स्टार्ट होने से पहले डेवलप किया गया था, हो सकता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो डी आपका फर्स्ट पे आ सकता है, लेकिन डी कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है, तो दो ही ऑप्शन बचे अपने, कौन सा, सी और डी वाला। और अपने बात करें, ए तो आपका फर्स्ट पे आ ही नहीं सकता, तो द सेंटेंस इज करेक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंटेंस करेक्ट होगा तो ए बी सी डी होना चाहिए था। वैसे भी ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन ए बी सी डी होगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पे ए आ ही नहीं सकता, पहले अपने गलत कर चुके हैं, तो ई वाला भी अपना गलत हो गया। अब अपने बात करते हैं, सी बी दोनों में सही है, इसका मतलब सी के बाद में तो बी आएगा, इतना सेंटेंस अपना फिक्स हो गया। तो करते हैं, द होल करिकुलम वॉज अनाउंस्ड बाय द हायर अथॉरिटीज़, अनाउंस किया गया किसके द्वारा, पूरा पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस अनाउंस किया गया हाई लेवल की जो अथॉरिटी अधिकारी वगैरह है उनके द्वारा, ठीक है। सी, उसके बाद में बी पढ़ना है, सो दैट, ताकि द पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स हैं, कुड आया यहाँ पे, कुड कुछ कर सके, इसका मतलब कुड है आपका, तो कुड के बाद में क्या आएगा, V1 आएगा, या तो कुड के बाद में V1 आएगा, या कुड के बाद में बी के बाद में V3 आएगा।
तो कुड के बाद में V1 देखें तो कुड के बाद में बी के बाद में क्या आ सकता है, बी के बाद में अपने एक तो ए को चेक करना है, एक डी को चेक करना है। ऑप्शन में देखें तो बी के बाद डी आ सकता है क्या, कुड बिफोर। कुड बिफोर नहीं होगा क्योंकि कुड क्या है, मॉडल है, मॉडल को एक्शन मैनेजर मांगेगा, असिस्टेंट के साथ मैनेजर तो आएगा, इसका मतलब गलत है। तो बी के बाद में ए देखते हैं, कुड मैक आएगा क्या, कुड मैक आएगा, V1 ही आएगा, इसका मतलब बी के बाद में क्या आएगा आपका, ए आएगा। तो CBAD वाला टिक हो जाएगा, बी के बाद में ए आएगा, डी नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन टिक हो गया आपका कौन सा, सी। अब आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से अपना हो चुका है, कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट मीनिंग लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, टाइम वहां पे बचाओ। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन में अपने कर लेते हैं, कुड मैक डिजायर्ड मॉडिफिकेशन। डिजायर्ड का मतलब जो वांछित जरूरी जो मॉडिफिकेशन है, सुधार है, ठीक है, बिफोर द कॉम्पिटिशन स्टार्ट, किससे पहले, जब कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है उससे पहले। मतलब क्या निकला कि द होल करिकुलम वॉज अनाउंस, वो अनाउंस किया गया, किसके द्वारा अनाउंस किया गया, हाई अथॉरिटीज़ के द्वारा, ताकि क्या हो, जो पार्टिसिपेंट्स है वो भाग ले सके, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कुड मेक डिजायर्ड, वो मॉडिफिकेशन कर पाए, कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो उससे पहले पहले। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ है और यहाँ पे स्टार्ट्स यूज़ हो रहा है, बात तो पुरानी कर रहा है ना सर, बात तो ये क्या कर रहा है, पुरानी कर रहा है, तो फिर ये आपका प्रेजेंट कैसे आ गया। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ एरर नहीं निकालनी, यहाँ पे आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है। और वैसे भी ये गलत नहीं है क्योंकि ये बात कर रहा है कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले वो कुछ कर पाए, तो उन्होंने एक लिमिट दी है, फिक्स पॉइंट बताया है, तो फिक्स के लिए आपका प्रेजेंट सिंपल ही आता है। फिक्स पॉइंट के लिए क्या आएगा आपका, डू डज। फिक्स का मॉडल डू डज होता है, तो प्रेजेंट ही आएगा फिक्स के लिए, चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो। ये गड़बड़ मत करना कि पास्ट के अंदर प्रेजेंट कैसे यूज हो गया, पास्ट के अंदर भी प्रेजेंट यूज होता है, बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगा कि ऐसा हुआ, देन कम्स ही, तभी वो आता है, मतलब उस टाइम पे ऐसा हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी, तभी सुपर हीरो आता है। ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते, कब की बात है, पास्ट की बात है, फिर भी प्रेजेंट यूज हुआ है, मतलब फिक्स का जो मॉडल होता है डू डज होता है। समझ में आया चीज़, तो वो फिक्स को बता रहा है, शेड्यूल फिक्स को, और ज़रूरी नहीं है कि ये पास्ट भी हो सकता है करिकुलम क्या अनाउंस किया गया 2 दिन पहले और मॉडिफिकेशन अभी ना हो, मॉडिफिकेशन होना हो आपका आगे जाकर, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि कुड आपका प्रेजेंट में भी वर्क करता है, कुड एबिलिटी मिनिमम पे भी बताता है, पास्ट के लिए कैन की तरह वर्क करता ही है, लेकिन प्रेजेंट के लिए मिनिमम पे बात करता है कि कर सकते हैं, कम चांसेस है वैसे कर सकने के मॉडिफिकेशन, तो ये बात इसने बोली है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि पास्ट के साथ वॉज था, यहाँ पे स्टार्ट डज स्टार्ट आ गया, सर ये गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ, तभी तो मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर आपकी क्या होती है, गलत होती है। पास्ट की स्ट्रक्चर में कभी आपको डू डज नहीं बताते, पास्ट की स्ट्रक्चर में, पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर में हमेशा अपने को वॉज वर वगैरह, ये डिड वगैरह यही बताते हैं, कभी डू डज नहीं बताते। लेकिन आपने सेंटेंसेस देखे हैं ना कि पास्ट के अंदर भी डू डज आते हैं, फ्यूचर के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल आता है, वहाँ पे भी आपको विल वगैरह बताते हैं, वहाँ पे भी नहीं बताया जाता डू डज वगैरह अपने को, क्योंकि डू डज अपने को प्रेजेंट के लिए यही बताते हैं। समझ में आ रही है ना आप लोगों की चीज़, तो पास्ट में भी ये चीज़ें आ सकती है, इसलिए स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होती। आपको करना क्या है, सेंसिबल वे में मीनिंग देखकर ये देखना है कि ये बात सही है या नहीं। बात सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गड़बड़ है वहाँ पे तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे रॉन्ग है, वो वहाँ पे एरर है। समझ में आया आप लोगों के, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। अगर मेरी क्लासेज आपकी रेगुलर लग रही है जिन बच्चों की, उनके तो क्लियर है। जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो नए हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो आप क्या करना, प्रीवियस जो वीडियोज है ना उनको क्या कर लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, और वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साथ साथ आप लोगों की बन जाएगी, लेकिन रेगुलरिटी आपको दिखानी पड़ेगी, रेगुलरिटी यहाँ पे लानी पड़ेगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेंटेंस कंप्लीशन का। तो करना क्या है इसके अंदर, सेंटेंस कंप्लीशन में आपको एक सेंटेंस दिया गया है, बड़ी सी बात दी गई है, वहाँ पे कुछ पार्ट को सेंटेंस का डिलीट किया गया है, वहाँ पे उस पार्ट को आपको ऑप्शन में दिया गया है, उस पार्ट को आपको क्या करना है, वहाँ पे फिट करना है कि कौन सा पार्ट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन ओपन हो गया। अब क्वेश्चन आप ओपन हो चुका है, आप इसको करना स्टार्ट करो। ये सारे के सारे पैटर्न मैंने आपको करवा रखे हैं, तो प्रीवियस जो वीडियोस हैं, जो पैटर्न हैंडलिंग की और टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन वाले जो प्ले लिस्ट है, वहाँ पे जाकर इन पैटर्न्स को डिटेल से करना हो तो कर लेना, क्योंकि ये डिटेल्ड फॉर्म में नहीं है, ये ओनली आपका क्या है, क्वेश्चन पेपर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका एनालिसिस किया जा रहा है, आपके इंप्रूवमेंट को चेक किया जा रहा है कि आपको कितने हद तक पैटर्न हैंडल करने आने लगे, आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, और किस लेवल तक आप में इंप्रूवमेंट आया, ओनली वो है। अगर कंप्लीट आपको डिटेल से करना है तो आपको उन वीडियोस में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पेपर है। और वैसे टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे भी मैं कंप्लीट डिटेल में ही करवाता हूँ,
अगर आप यहाँ से भी कर रहे हो तो आपको ये सारे पैटर्न अपने आप क्लियर हो जाएंगे, इनमें करना क्या है और कैसे चीज़ों को करना होता है, कैसे ट्रिक्स यूज़ करनी होती है, कैसे सेंस यूज़ और कैसे इंग्लिश की वर्किंग यूज़ करनी होती है। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरी हर क्लास में आपको सीखने को ही मिलेगा, कन्फ्यूजन तो कोई क्लास में नहीं रहेगा, हर क्लास में डाउट क्लियर होगा, ये गारंटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा टाइम से देख रहे हो, बहुत टाइम से आप देख रहे हो रेगुलरिटी के साथ, चाहे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चीज़ें आपको सारी की सारी समझ में आएगी, सारी की सारी चीज़ें क्लियर होगी। मेरी कोई भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई सी भी क्लास में आप अटेंड कर सकते हो, कहीं से भी आप एंटर कर सकते हो, बीच में से भी आ सकते हो, तो भी आपकी इंग्लिश में बना दूंगा। ये नहीं है कि पहले वाली वीडियोस देखो उनके अकॉर्डिंग वो कोर्स करवाया है मैंने, उस तरीके से चलो टारगेट कंप्लीट इंग्लिश वाला, उस तरीके से उनको करो तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। ना भी कर पाओ और साथ साथ भी चलोगे ना कि अब रेगुलरिटी रखनी है सर, साथ साथ चलना है, तो साथ साथ चलोगे तो भी इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि हर क्लास में मैं सारी चीज़ें रिवाइज करवाता हूँ, हर क्लास में मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ और नए कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ। तो वो टेंशन आप मत लो कि हमें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर आपकी क्लास अब लाइव चल रही है उसके साथ में हम चलें, क्योंकि हम लेट हुए हैं, लेट हो गए, हमें पता नहीं था, तो या फिर पुरानी वीडियोस देखें। देखो पुरानी वीडियोस देखो तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है, वो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उनको देखना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पे भी आपको नई नई वर्किंग मिलेगी, नई नई चीज़ें मिलेगी, पुरानी वीडियोस में बहुत सारी नई चीज़ें मिलेगी, तो सीखने को ही मिलेगा, वो ज़रूरी है। और अगर बाई चांस आप कि सर साथ वाली वीडियोस भी देखो, क्योंकि साथ वाली वीडियो से भी मैं बना दूंगा, लेकिन जो पुरानी वीडियोस हैं उनमें बहुत से नए पॉइंट मिले, जितने भी अपनों ने एडिटोरियल किए वो वाली वीडियोस तो आप जरूर देखो दोबारा से। समय भी एडिटोरियल वाली चीज़ें हैं वो तो एक भी मत छोड़ो, जो जितनी टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन में भी जो एडिटोरियल है वो भी करो, और जो आपका क्या अभी जो एडिटोरियल वाला चल रहा है वो भी करो, वो सारे के सारे आप क्या करो यहाँ पे करो। समझ में आई चीज़, ये सारी वीडियोज़ आपको क्या करनी है, क्योंकि हर एडिटोरियल में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है। ठीक है, तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, तो सोल्व करते हैं। क्या बोला, एक ब्लैंक दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन यहाँ पे क्या दिए हैं उसने, सेंटेंसेस दिए हैं। आपको चेक करना है कौन कौन सा सेंटेंस यहाँ पे फिट होता है, ओनली फर्स्ट, ओनली थर्ड, ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड, या सारे के सारे, ये चेकिंग करनी है। तो शुरू हो जाओ। बिकमिंग ए डेंजरस प्लेस, एक डेंजरस खतरनाक स्थान जगह बनते हुए, टू विजिट करने के लिए खतरनाक जगह बनते हुए, इवन फॉर के लिए भी, किसके लिए भी, फॉर द हार्डन्ड माउंटेनियर, माउंटेनियर का मतलब पर्वतारोही, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पर्वत का आरोहण करते हैं, पर्वतारोही होते हैं, उनको बोलते हैं। हार्डन का मतलब दृढ़ निश्चय वाले, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाले, मतलब एक्सपीरियंस्ड बोल सकते हो माउंटेनियर, मतलब जो जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो माउंटेन वगैरह की क्लाइंबिंग का, माउंटेन क्लाइंबिंग का, उनकी बात बोल रहा है। तो मतलब उनके लिए भी विजिट करने के लिए क्या बन रहा है, बन रहा है, बनता हुआ, क्या बनता हुआ, खतरनाक स्थान बनते हुए, कोई चीज़ है उसकी बात हो रही, कोई खतरनाक स्थान बन गया होगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, इन 2012 2012 में द यूनाइटेड नेशंस एस्टिमेटेड, यूएस जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने एस्टिमेट अंदाजा लगाया, दैट की देयर वर मोर देन 26,000 विजिटर्स, की 26,000 से भी ज़्यादा विजिटर थे, क्या करते हुए, खतरनाक स्थान बनते हुए, विजिट करने के लिए, यात्रा करने के लिए, विजिट करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, विजिट करने के, भ्रमण यात्रा मतलब ये हो जाता है विजिट का, तो अपने यहाँ पे विजिट ही पढ़ेंगे क्योंकि विजिट आपको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है तो क्या हुआ, भ्रमण से ज़्यादा विजिट सूट करता है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ने अंदाज़ा लगाया था कि 26,000 से भी ज़्यादा लोग थे खतरनाक स्थान बनते हुए विजिट करने के लिए। तो खतरनाक स्थान बनते हुए यहाँ पे आईएनजी क्लोज जा रहा है ना, तो आईएनजी क्लोज जा रहा है, तो किस किस का हो सकता है, या तो विजिटर्स का हो सकता है, तो विजिटर खतरनाक स्थान बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। और यूनाइटेड स्टेट ने अंदाजा लगाया, यूनाइटेड स्टेट क्या खतरनाक स्थान बनते हुए, ये भी कोई मीनिंग आ रहा है क्या, ये भी कोई मीनिंग नहीं आ रहा, इसका मतलब गलत हो गया कि विजिटर वगैरह आपके, उन्होंने अंदाजा लगाया, अंदाजा ही क्या लगाया, अब अंदाजा लगाया खतरनाक स्थान बनते हुए कि विजिटर थे। अब बात पढ़ना, मीनिंग आ रहा है क्या, अगर यूनाइटेड स्टेट को मैं क्या करूं, यूनाइटेड नेशंस को मैं क्या करूं, यहाँ पे बिकमिंग का सब्जेक्ट बनाऊं, मतलब उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बनाऊं क्लोज को, तो यूनाइटेड स्टेट ने अंदाजा लगाया खतरनाक स्थान बनते हुए विजिट के लिए 26,000 विजिटर थे। कोई मीनिंग आ रहा है, मीनिंग नहीं बना। अंदाजा लगाया कि 26,000 विजिटर थे खतरनाक स्थान बनते हुए, तो विजिटर जो यात्री हैं, भ्रमण करने वाले हैं, घूमने वाले हैं, पर्यटक जो हैं, विजिटर्स यानी जो पर्यटक है, वो खतरनाक स्थान नहीं बन सकते। इसका मतलब फर्स्ट वाला नहीं आएगा, जिसमें फर्स्ट है सारे के सारे उड़ा दो, गया ऑप्शन ए, गया ऑप्शन सी, गया ऑप्शन ई। क्यों, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे नहीं है, ऑल ऑफ द अबव भी गया, तो तीनों ऑप्शन गए, बचे अपने पास कौन सा, बी एंड डी। शुरू हो जाओ।
सेकंड में बात करें द इनहेरेंट रिस्क वर। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या होगा? इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? अपने जन्मजात हो, जो स्वाभाविक हो। रिस्क का मतलब जो जोखिम है। वर दिस मंथ हाईलाइटेड, वो इस महीने हाईलाइट किए गए विद ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ के साथ। बिकमिंग ए डेंजरस प्लेस, एक खतरनाक स्थान बनते हुए, भ्रमण करने के लिए खतरनाक स्थान बनते हुए। फोटोग्राफ खतरनाक स्थान बन सकती है कि नहीं बन सकती? रिस्क खतरनाक स्थान बन सकते हैं भ्रमण के लिए? तो रिस्क होता है, स्थान नहीं होता। भ्रमण करने का स्थान तो कोई पर्यटन स्थल होता है। इसका मतलब सेकंड भी नहीं होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन भी गया, बचा क्या? बी कर दो टिक, कोई दिक्कत नहीं है, इसको टिक कर दो, बी ऑप्शन को डायरेक्ट टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आगे चलो, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही यही बचा है और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, तो ये आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। सर क्या पता उसने इसको भी गलत दिया हो, तो इसको गलत दिया होगा बेवकूफ हो। तो एक बात बताओ, फिर टिक किसको करोगे? अगर इसको गलत दिया, सर हमें तो नहीं पता, क्या पता वो गलत दे दे। अरे नहीं देगा, वो अपने जैसा नहीं है, वो एग्जामिनर है, वो एग्जाम बना रहा है। अपने जैसा होता तो पता नहीं क्या क्या दे देता। तो वहाँ पे टिक क्या करोगे आप लोग? क्या टिक कर लोगे? या फिर वहाँ पे ऑप्शन बनाकर खुद की जो रफ सीट होती है उस पर, सर मैं टिक तो कर सकता हूँ, मैं तो टैलेंटेड हूँ, मेरा चमका हुआ है। कैसे चमका हुआ है भाई बताना? सर मेरा ऐसे चमका हुआ है कि वहाँ पे ऑप्शन ना टिक कर पाया तो क्या हुआ? मैं क्या करूँगा, एक ऑप्शन है ना खुद से रफ सीट पे बनाकर उसको है ना मार्क कर दूंगा। तो बेवकूफ़ो, अगर इतना ही तगड़े वाला चमका हुआ है ना तो प्लीज़ इसको क्या कर लो, बुझा लो, क्योंकि कई स्टूपिड नॉनसेंस लोग ऐसा काम भी कर देते हैं। तगड़े तगड़े नमूने होते हैं। आप बोलोगे सर ऐसे कोई करता है क्या? ये तो आप ऐसे ही फेंक रहे हो, ऐसी कोई बात करता है क्या? ऐसे तो कोई नहीं करता। अरे नमूने आपने देखे नहीं है, मैंने बहुत सारे नमूने झेले हुए क्लास के अंदर, मुझे पता है कैसे कैसे नमूने होते हैं। समझ में आई चीज़? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक बार क्लास में क्या हुआ था, जो आपकी रीजनिंग की क्लास थी, उसकी डायरेक्शन वाली क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा था सर से कि सर उसकी डायरेक्शन, सर ने नॉर्थ ईस्ट बताया, ऐसे डायरेक्शन होती है, इस तरीके से सर बता रहे थे कि इस तरीके से अपने राइट हैंड में इस तरीके से लें तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसको शो करता है, इस तरीके से देखें तो। सर आदमी उल्टा लटका हुआ हो तो सर ने बोला एक बार उल्टा लटक के देख लेना, पता लग जाए, प्रैक्टिकली कर ले। तो ऐसे नॉनसेंस पर्सन भी होते हैं, ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं, नमूने हमें पता है। तो ये तो बहुत छोटी बात है, ये ऑप्शन टिक करने वाली, वो तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। समझ में आई चीज़? तो बी ऑप्शन आप टिक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ऑप्शन तो आपका टिक होगा, एक बचा हुआ है। और वैसे पढ़ना हो तो पढ़ लो। माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, जो सबसे शिखर चोटी है, 8848 मीटर, 8848 मीटर पे, इज फास्ट बिकमिंग, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बन रहा है एक खतरनाक स्थान। क्या करने के लिए? भ्रमण करने के लिए। जो खतरनाक वाले, तगड़े वाले, शानदार वाले जो पर्वतारोही है उनके लिए भी खतरनाक स्थान बन रहा है। बिल्कुल सही है। बिकमिंग ए डेंजरस प्लेस किसके लिए यूज हुआ है? माउंट एवरेस्ट के लिए यूज हुआ है। तो थर्ड आपका क्या है? सही है। तो ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा, ओनली थर्ड, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका टिक हो जाएगा। समझ में आया? अब किसी के ये डाउट हो कि दिस मंथ वाला सर समझ में नहीं आया, बीच में यूज कर लिया, तो बीच में यूज कर सकते हो, दिस मंथ को हटा दो। रियल में क्या है? वर हाईलाइटेड, रिस्क क्या किए गए? हाईलाइट किए गए, नोट किए गए, बताए गए, हाईलाइट किए गए। और दिस मंथ को बीच में यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। वर किए गए दिस मंथ, इस मंथ हाईलाइट, जो रिस्क है वो किए गए इस मंथ हाईलाइट, इस मंथ क्या किए गए? हाईलाइट किए गए थे। इस मंथ के स्टार्टिंग पॉइंट की या बीच वाले पॉइंट की बात हो रही होगी, मतलब पास्ट की फॉर्म में अपने बात की। समझ में आया? तो ऐसे ही बोल सकते, दिस मंथ को पहले लगाएं तो क्या होगा कि इस महीने रिस्क हाईलाइट किए गए, बाद में लगाओ तो रिस्क हाईलाइट किए इस महीने, और बीच में लगाओ तो इस महीने हाईलाइट किए गए। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी, मतलब क्या है? रिस्क किए गए इस महीने हाईलाइट, इस तरीके से वर्क करे, एम्फेसाइज करने के लिए बीच में रख दिया। समझ में आई चीज़? दिस मंथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना यहाँ पे, अब स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि वोज वर्ग के बाद में क्या आएगा? V3 आएगा। वोज पैसिव की अपनी बात करें, पास्ट के पैसिव की बात करें तो वोज वर्ग के बाद में V3 आएगा, लेकिन बीच में V3 के बीच में और क्या आ गया? अब देखो स्ट्रक्चर कैसे गलत होती है। आप बोलो सर टेंस की स्ट्रक्चर कैसे गलत है, आप तो इसे फेंक रहे हो। अब देख लो, खुद से ही देख लो कैसे गलत होती है कि वोज वर्ग के बाद V3 आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर में लिखवाते हैं सब्जेक्ट प्लस वोज वर्ग प्लस V3। तो यहाँ पे बीच में दिस मंथ कहाँ से, टाइम कहाँ से आ गया? टाइम तो लास्ट में लिखते थे ना स्ट्रक्चर के अंदर, होगी ना स्ट्रक्चर गलत। तो ये स्ट्रक्चर क्या होती है? ऐसे गलत हो जाती है, इसलिए स्ट्रक्चर को नहीं रटना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना कैसे आपको पता है, आपको 4 वर्ड्स दिए गए होंगे, उनमें आपको क्या करना है? चेकिंग करनी है कि वो मिस स्पेल्ड है क्या, मतलब स्पेलिंग में एरर है क्या, और साथ में चेक करना है कि वो सही से यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो क्या करना है? स्पेलिंग को चेक करना है, उसके बाद में सही से यूज़ हुआ है या नहीं हुआ, वो चीज़ आपको क्या करनी है?
चेकिंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले स्पेलिंग चेक करते हैं। यहीं से देख लो ऑप्शन सही, फाउंड की स्पेलिंग सही है क्या? खुद से लिखना है। तरीका क्या होता है? खुद से लिखना है, उसके बाद में उसको उसके साथ चेक करना है। क्योंकि ध्यान से ये देखो, एक चीज़ मैं आपको ओनली ये नहीं सिखाता, क्वेश्चन सोल्व करवा के, क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा के मेरा तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मेरा काम हो जाएगा, मैं क्या करूँ, क्वेश्चन पेपर लिया, उसको सोल्व करवा दिया जल्दी जल्दी स्पीड में, आपने वीडियो देख ली, आपने क्लास लगा ली, मेरा काम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे जो मिलना है वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कभी भी आप लोगों को, चाहे क्लास हो, ऑफलाइन क्लासेज जो अपनी चलती है क्लासेज कोचिंग के अंदर, चाहे वो क्लासेज हो चाहे ऑनलाइन क्लासेज हो, उसके अंदर मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। और ये भी मुझे पता है कि हर एक चीज़ क्लियर करवाऊंगा तो आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मेरी। तो उसका मतलब क्या होगा, फिर आप मेरे से पढ़ने भी नहीं आओगे। समझ में आई चीज़? आप लोग फिर मेरे से पढ़ने भी नहीं आओगे। तो उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की फॉर्म में बात करें तो ये मेरा क्या है, लॉस है। लेकिन मुझे बिजनेस से कोई मीनिंग नहीं है, ये लॉस नहीं देखा जाएगा। मेन ड्यूटी क्या है मेरी, आप लोगों को स्टेबल बनाना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। तो वही चीज़ जो टीचर होता है, रियल जो टीचर होता है, उसकी ड्यूटी क्या होती है, अपने स्टूडेंट्स को आगे भेजना, वो स्टूडेंट उस टीचर से भी आगे लेवल पे जाए। ये नहीं होता कि उनको बांधे रखना, उनको बांधे रखना, बेवकूफ़ बनाए रखे, अपना बिजनेस चलाए रखे, वो कभी भी टीचर नहीं होता। अगर ऐसा ही बिजनेस करना है तो फिर टीचर क्यों बनते हो आप? को बहुत सारे बिजनेस है, कोई भी बिजनेस कर सकते हो जहाँ पे फर्जीवाड़ा चलता है। समझ में आए? टीचिंग वाले में अगर आप टीचर बनते हो, गाइड बनते हो, मतलब एक प्रेरक, एक इंस्पिरेशन बनते हो किसी के लिए, तो आप उसके साथ ऐसा काम नहीं कर सकते, वो गलत है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर तो सोल्व करूँगा, लेकिन साथ साथ वो चीज़ें सिखाऊंगा कि आप गलतियाँ क्या क्या करते हो। क्योंकि मेन जो चीज़ है अपने सिलेक्शन को रोकता है, वो सबसे बड़ी बात होती है, वो क्या होती है, अपनी कमियां, अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स होती है। तो उनको अगर आपने अवॉइड कर दिया, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आना ही सब कुछ नहीं होता, आने से भी, नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, अपनी मिस्टेक्स को ख़त्म करना, तभी सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक होती है अपने एग्जाम में, अगर अपने स्पेलिंग मिस्टेक वाला देखें तो वहाँ पे स्पेलिंग में गड़बड़ हो तो अपने क्या करते हैं, जब ध्यान से उसको देखते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखने में वो जो गलत भी होती है ना, वो भी अपने को सही लगने लग जाती है। इसलिए अपने क्या करेंगे, खुद से पहले स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद में उसको चेक करेंगे कि सर मेरी तो स्पेलिंग भी सही नहीं है। क्योंकि मैंने चैट वगैरह करता हूं तो मैं क्या करता हूं, स्पेलिंग तो कंप्लीट कभी लिखी नहीं है आज तक, और कंप्लीट लिखी भी है तो ऑटो करेक्शन मोड क्या है मेरा, मोबाइल का ऑन है। तो ऑटो करेक्शन मोड को एक बार आप क्या करो, ऑफ कर दो कुछ टाइम के लिए, जब तक आप तैयारी कर रहे हो। ऑटो करेक्शन मोड को क्या करो, आप ऑफ कर दो। जो अपने आप रिकमेंडेशन होती है ना आपको, कि आपको ऑटो रिकमेंडेशन होती है कि ये सेंटेंस लिखना, ये बात, ये वोकेब लिखना चाहते हो क्या, तो उनको क्या कर दो, एक बार ऑफ कर दो। वो अपनी कमी है। तो सर मुझे स्पेलिंग ही नहीं आती तो मैं लिख कर क्या करूँगा, फिर आप लिख कर कुछ मत करना, फिर आपको क्या करना है, एक काम करना है, आप ये वाला पैटर्न ही मत करना। समझ में आया चीज़? क्यों? क्योंकि जब आपको स्पेलिंग ही नहीं आती तो जो सामने आपके लिखा हुआ है ना, वो सारा का सारा आपको बिल्कुल सही लगेगा। तो वहाँ भी आप कन्फ्यूज़ होगे, और लिखोगे तब भी अपने को नहीं आती तो वहाँ भी कन्फ्यूज हो गए। इसलिए बोलता हूँ वोकेब जब भी याद करो, साथ में यूज़ तो करो उसको, लेकिन लिखने की भी ट्राई किया करो, ताकि आपकी क्या हो, स्पेलिंग भी बने। क्योंकि ये वाला जो पैटर्न 5 क्वेश्चन आते हैं वो 1 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। समझ में आई चीज़? तो सबसे पहला काम है स्पेलिंग को देखना। फाउंड की स्पेलिंग सही है, प्राउड, प्राउड को लिख कर देख लेना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, प्राउड की स्पेलिंग सही है। यूनिक की स्पेलिंग लिख कर देख लेना, यूनिक की स्पेलिंग सही है। एनिमल्स की स्पेलिंग लिख कर देख लेना, एनिमल्स की स्पेलिंग सही है। तो ऑल आर करेक्ट सही है क्या? ऑल आर करेक्ट लग रहा है तो टिक मत करना, ऑल आर करेक्ट। क्योंकि ये जो पैटर्न होता है, आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मैंने खुद से बता दिया। इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा होता है कि मिस स्पेल्ड वर्ड हो या फिर रॉन्गली यूज्ड हो, तो उनको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको चेक करना है रॉन्गली। अब अपने यहाँ पे बात करें स्पेलिंग में, तो सारे के सारे सही हैं। रॉन्ग वे में कौन कौन सा हो सकता है, मतलब सही यूज हुआ है कि नहीं हुआ, तो पढ़ना शुरू कर देते हैं। रोशनी वॉज फाउंड ऑफ पेट्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको स्पेलिंग चेक करनी है, उसके बाद में सेंटेंस में यूज की फॉर्म में देखना कंटेक्चुअल वे में सही है नहीं। रोशनी वॉज फाउंड ऑफ पेट्स। पेट्स का मतलब क्या होता है, पालतू जो जानवर होते हैं उसकी क्या है, वो फाउंड थी। फाउंड का मतलब क्या है, पाई हुई, ठीक है, मिला हुआ या खोजा हुआ, प्राप्त किया हुआ। तो खोजी हुई थी, पाई हुई थी, प्राप्त की हुई थी। रोशनी क्या थी, पालतू जानवरों की पाई हुई थी या उनकी शौकीन थी, शौकीन थी। इसका मतलब फाउंड नहीं होगा, क्या होगा, फॉन्ड। समझ में आई चीज? FOND, फॉन्ड होता है वो। समझ में आई आप लोगों के? तो वो क्या होगा आपका, फॉन्ड होता है, फूंड नहीं होता। एक अपनी लैंग्वेज में फूंड भी होती है, बहुत सारे लोगों को फूंड होती है।
आता जाता कुछ नहीं है उनको, ठीक है, फिर भी उनको पता नहीं किस बात की फूंड होती है, अपने आप फूंड में फिरते रहते हैं। समझ में आई चीज़? तो वो फूंड खत्म करनी है, कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का जब अपने अंदर कुछ है ही नहीं। और रियल में एक बात और बताऊं, जो बंदे में जिसमें कुछ होता है ना, वो कभी ऐसे फूंड वाले काम है करता भी नहीं है। जिसमें कुछ नहीं होता है ना, वो सिर्फ शो ऑफ के लिए, ये दिखाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए फूंड का काम करता है। समझ में आई चीज़? मतलब क्या करता है, शो ऑफ करता है, वो खुद को क्या करता है, ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, एटीट्यूड में रहता है, पता नहीं क्या ही है। क्या करने के लिए? सिर्फ अपनी कमियों को छिपाने के लिए। उसे खुद को पता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को छिपाने के लिए ये काम करता है। समझ में आ गया? तो यहाँ से एक शिक्षा भी मिल गई अपने को। तो यहाँ पे देखें तो फॉन्ड ऑफ होगा, फॉन्ड ऑफ पैट्स का मतलब रोशनी क्या थी, पैट्स पालतू जानवरों की फॉन्ड ऑफ शौकीन थी। एंड सी वॉज ए प्राउड ऑनर, एक गौरव वाली शानदार मालिक थी ऑफ मैनी यूनिक एनिमल्स, बहुत सारे यूनिक, जो क्या थे, यूनिक टाइप के, मतलब शानदार अलग टाइप के जो क्या थे, एनिमल्स थी, उनकी मालिकिन भी थी। कौन? रोशनी। समझ में? तो रोशनी क्या थी, उनकी मालकिन थी एनिमल्स की। अब आप बोलोगे सर यूनिक तो इकलौता होता है, तो एनिमल्स क्यों यूज हुआ? यूनिक इकलौता नहीं होता, यूनिक का मतलब जो यूनिक हो, सबसे अलग हो। तो बहुत सारे एनिमल्स भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रजातियों की बात कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन टिक हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए टिक हो जाएगा। फाउंड की जगह फॉन्ड आएगा, FOND आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। यह पैटर्न भी अपनों ने बहुत ज़्यादा कर रखा है, वो शानदार वाला मस्त वाला पैटर्न है, बिल्कुल इजी सा पैटर्न होता है, ठीक है। मेंस में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मेंस के एग्जाम में भी आता है, प्री में भी ये थोड़ा इजी लेवल पे पूछा जाता है। तो बहुत अच्छा पैटर्न है, इजीली हो जाता है वर्किंग वगैरह से आपका, वैसे वर्किंग से सारी हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। करना क्या है वो देख लेते हैं अपने। यहाँ पे आपको क्या किया गया है, हाईलाइटेड फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। उसको आपका रिप्लेसमेंट चेक करना है, कि उसका इंप्रूवमेंट चेक करना है, कि कौन सा ऑप्शन उसको इम्प्रूव कर सकता है, उनको आपको चूज करना है। सेम अभी अपनों ने जो किया था सेंटेंस कंप्लीशन वाला, उसके जैसे मान लो वहाँ पे क्या था, ऐसे मान लो सेम ही पैटर्न होता है, वो एक टाइप से ये सेम ही पैटर्न, एक ही पैटर्न घुमा घुमा कर बोल देते हैं, ठीक है। नाम कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम दे दो, वो आपका मन करता है, ठीक है। आपकी मर्जी है नाम देना, जो भी, सेंटेंस कंप्लीशन दे दो, सेंटेंस करेक्शन दे दो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दो, कुछ भी दो, सेंटेंस रिप्लेसमेंट दे दो, कुछ भी दे दो आप, वो आपके ऊपर है नाम देना। नाम का इतना मीनिंग नहीं होता, वो तो सिर्फ अपने क्या करते हैं, एक नेम देते हैं ताकि उस पैटर्न पे वर्क कर पाएं। रियलिटी जो होती है, आपको क्या करना है, देखो आपको ना नेम से मतलब है कि सर हमें रीअरेंजमेंट करवा दो, हमें ये करवा दो, वो करवा दो। आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपके सामने क्या है, जो पैटर्न आपके सामने आ जाए उसको देखना है, उसको चेक करना है कि क्या पूछना चाहता है, क्या करना है, उस पैटर्न को कर दो। नाम से कोई मीनिंग नहीं है। कोई ऐसे पूछे सर इस पैटर्न का नाम क्या होता है, सर मैंने तो इस पैटर्न का नाम सेंटेंस करेक्शन देखा है, आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट भी तो है, सेंटेंस का करेक्शन भी तो है, वो आपकी मर्जी है, जो नाम देना है वो दो। नाम से मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि इसका काम क्या है। नाम से मतलब नहीं होता, काम से मतलब होता है कि इसका काम क्या है। समझ में आया आप लोगों के? तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसमें पूछा क्या है और हमें करना क्या है, बस ये चीज़ आनी चाहिए। नाम वगैरह आने से कुछ नहीं होगा। नाम तो बहुत सारों को आते हैं कि ये पैटर्न, इस पैटर्न का ये नाम है, आता ये नहीं है कि इस पैटर्न को करना कैसे होता है। उस नाम का क्या करें, सर में मारोगे क्या उस नाम का? समझ में ये चीज़? तो नाम का कोई मीनिंग नहीं है, आना चाहिए कि करना क्या है। तो करना क्या है, करना ये है कि हाईलाइटेड वर्ड को रिप्लेस करके देखना, उसकी जगह रख कर देखना, उसका करेक्शन फाइंड आउट करना, उसका इंप्रूवमेंट फाइंड आउट करना है। करना क्या है, करना ये है, पढ़ना है और कुछ नहीं करना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसको सोल्व करना। इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है, बिलीव्ड का मतलब माना जाता है, दैट की फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लोज, जो फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो है, आउटफ्लो का मतलब पोर्टफोलियो जो तरीका है फॉरेन का, आउटफ्लो मतलब आउटफ्लो ना, उसका मतलब इनकम वगैरह का बाहर जाना, उस तरीके से बात कर रहा है। फ्रॉम किससे आउटफ्लो है, द इक्विटी मार्केट, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट जो है उसका, ट्रिगर्ड बाय, जो ट्रिगर किया गया बाय द बजट अनाउंसमेंट, बजट अनाउंसमेंट के द्वारा, ऑफ ए हाइक। बजट अनाउंसमेंट किसका है, ट्रिगर का मतलब जो भड़काया गया है, शुरू किया गया है, लागू किया गया है, किसके द्वारा, बजट अनाउंसमेंट के द्वारा, किसका, एक हाइक का, एक बढ़ोतरी का, इन द सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे सरचार्ज का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज को बोलते हैं, उसके द्वारा, इज बिहाइंड द सेल ऑफ, वो क्या है, इज बिहाइंड द सेल ऑफ, वो क्या है, बिहाइंड द सेल ऑफ के पीछे है। तो इसका सब्जेक्ट मिलेगा आपको क्या, फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो। सर पोर्टफोलियो आउटफ्लो जो है वो तो प्लूरल है, लेकिन उसके लिए क्या किया गया, इज क्यों यूज किया, तो इसने कंप्लीट फॉर्म में जितने टाइप के जो आउटफ्लोज हैं उनको एक साथ में रखकर बात की है। हाँ गलत हो सकता है, आर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो क्या, ये चेकिंग आप लोगों की, समझ में आई चीज? चलो ठीक है सर, गलत है सेंटेंस, कैसे गलत है सर, आउटफ्लोज के लिए यूज हुआ है आपका इज यूज हुआ है,
ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इज आपका आउटफ्लोज के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो सर मुझे ये बताओ कि इज अगर आउटफ्लोज के लिए यूज हुआ है तो यहाँ पे आर क्यों नहीं है, आर यहाँ पे क्यों नहीं है, ये तो गलत है। चलो ठीक है, गलत है, कर दो टिक। चलो गलत है, ऑप्शन टिक कर दो। कर सकते हो क्या? यहाँ आप लोग कुछ नहीं कर सकते, समझ में आ रही चीज़? तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पार्ट आपका काम जो है वो क्या है, जितना हाईलाइटेड पार्ट है उसी को सही करना है। तो यहाँ पे चाहे एरर हो चाहे ना हो, कुछ नहीं कर सकते। इस पार्ट का काम ओनली मीनिंग लेना है। तो ये माना जाता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लोज है किसी भी मार्केट से, वो क्या है, बिहाइंड रीजन है किसका, सेल ऑफ का, उसके पीछे उनका हाथ है, मतलब रीजन है। सेल ऑफ का मतलब क्या होता है? सेल ऑफ बंद फॉर्म में जाना। सेल मतलब कम दाम पर सेल बेचना किसी चीज को, मतलब सरकारी मूल्य पर किसी चीज को बेचना, उसको बताता है। तो इट इज बिलीव्ड, बिल्कुल सही है, माना जाता है। इट इज ए बिलीव, सही है क्या? इट इज ए बिलीव सही है क्या? गलत है, इट इज ए बिलीफ होना चाहिए था। बिलीव का मतलब होता है मानना, एक्शन होता है, बिलीफ होता है नाउन। तो ए बिलीफ होना चाहिए था। आगे वाले में देखें, इट बीन ए बिलीफ दे रखा है ना, तो बिलीफ होना चाहिए था, बिलीव नहीं होता। इट इज ए बिलीव नहीं होगा, इट इज ए बिलीफ होगा, क्योंकि बिलीव क्या होता है आपका, एक्शन होता है, बिलीफ आपका नाउन होता है। तो फर्स्ट वाला गया, जिसमें फर्स्ट है, सारे ऑप्शन उड़ा दो। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी गया, ठीक है, नो रिप्लेसमेंट नहीं जाएगा। बी और डी और ई तीन ऑप्शन बचेंगे। इट बीन होगा क्या? इट बीन, इट बीन नहीं होगा, क्योंकि बीन ऐसे नहीं आता। बीन कैसे आता है? बीन किसी के साथ आता है, अकेला नहीं आता। समझ में आ रही है ना आप लोगों के बात? बीन अकेला नहीं आता, तो बीन को क्या चाहिए? बीन को विनायकिया चाहिए। समझ जो विनायक बनता है ना उसका, तो बीन जो होता है उसको क्या चाहिए साथ में आने के लिए, कि वो अकेला नहीं घूमता। आपने देखा है ना अपने जो होता है शादी वगैरह में जो बीन बनते हैं, ठीक है, दूल्हे वगैरह, उसके साथ उसका विनायक भी होता है ना, उसको विनायकिया बोलते हैं। तो बीन के साथ में हर टाइम क्या रहता है? विनायकिया साथ रहेगा। तो विनायकिया क्या होता है यहाँ पे? विनायकिया आपका हैव होता है। बीन का विनायकिया क्या होता है? हैव होता है। तो विदाउट विनायकिया बीन नहीं आएगा, विदाउट हैव बीन नहीं आएगा, कि V3 में कन्वर्ट कौन करेगा? मॉडल ऑफ परफेक्शन ही करेगा, क्योंकि बीन कुछ नहीं होता, बीन रियल में कुछ नहीं होता, बीन बी ही होता है। बीन रियल में क्या होता है? बी होता है, और बी को कन्वर्ट कर देता है, हैव का इम्पैक्ट लगकर वो क्या बन जाता है? बीन बन जाता है। तो बीन बनाने वाला एलिमेंट भी साथ में बीन के साथ विनायकिया तो होना चाहिए ना। इसका मतलब सेकंड वाला भी गलत है। तो कौन कौन सा ऑप्शन चला जाएगा अपना? बी ऑप्शन भी यहाँ पे चला जाएगा। इट हैज़ बींग नहीं होगा। हैज़ का मतलब डज हैव है, उसके बाद बींग है, तो इसका मतलब क्या? वो अपना इम्पैक्ट दिखाएगा, क्योंकि हैज़ एज ए मैन एक्शन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके बाद में बी दिया, बींग मतलब वर्ब आईएनजी, बी दिया हुआ है तो बी मेन एक्शन होगा। तो मेन एक्शन जब दिया हुआ है तो हैज़ जो आपका है, डज हैव है, वो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होगा, और जैसे ही एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होगा तो वो V3 में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ V3 तो है नहीं, डायरेक्ट आईएनजी है। बीन यहाँ पे होता तो अलग बात थी, ठीक है, फिर अपने देखते। बन चुका है, इट हैज़ बीन ए बिलीफ, ये एक बिलीफ बन चुका है। दैट क्या बिलीफ बन चुका है? जो आगे वाली बात है वो एक बिलीफ बन चुका है। फिर सही था, लेकिन बींग वाला सही नहीं होगा, क्योंकि बींग को बिंगड़ तो बनाने से रहा, क्योंकि हैज़ डज हैव क्या करेगा? V3 में कन्वर्ट करेगा, तो बींग है कि सर बींग को बिंगड़ बना देगा। बींग को बिंगड़ नहीं बनाएगा, बिंगड़ नहीं बनेगा यहाँ पे, समझ में आए? बिंगड़ आप लोग हो अगर बना रहे हो तो, समझ में आई चीज़? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका थर्ड भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन अपना डी भी गलत हो जाएगा। और जो ऊपर जो दिया गया नो रिप्लेसमेंट वो बिल्कुल करेक्ट था। ये माना जाता है कि क्या जो आगे वाली बात है वो, इसका मतलब नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन चूज हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है आप लोगों के? तो अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके मार्क्स आए हैं उनको क्या करना है? कैलकुलेट करके मुझे बता देना कि आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए हैं। कैलकुलेट करना मैंने आपको बता ही रखा है और आपको आता भी है। और उसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट काम क्या है कि इस वीडियो को क्या करना है? आपको अगेन वॉच करना है। अब आपने पेपर की फॉर्म में किया था, जो आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में खुद के एनालिसिस के लिए, और अब आपको क्या करना है? इसको कंप्लीट सॉल्यूशन दोबारा से वीडियो को देखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन की मैं कैसे करवाता हूं। जो मैं सोचता हूं आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सोचा करो कि सर कैसे सोच रहे हैं, पिक्चर बनाते हो कि सर कैसे सोच रहे हैं। वो सोच पकड़नी है आपको, वो ट्रिक आपको कैच करनी है कि सर करते कैसे हैं।
ये चीज़ आपको सीखनी है और कंपैरिजन करना है कि आप कितने लेवल तक सर मतलब मेरे तक कितने लेवल तक आप मेरे सोच तक पहुंच चुके थे, अपने में बीच में जो गैप है वो कितना कवर हो चुका है, पहले के मुकाबले में कितना कंपैरिजन है, पहले के मुकाबले में कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सकता हूँ। ये सारे के सारे कंपैरिजन करने और क्या क्या मैंने गलतियाँ की है, किस तरीके से मैंने गलत सोचा था, जो सर के सॉल्यूशन का सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि ये मेरी मिस्टेक थी, उन पे आपको क्या करना, वर्क करना है। इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट रिवाइज करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको सर्प दिख जाए तो आप क्या करेंगे? या तो उससे दूर हो जाएंगे या उसे मार डालेंगे, परंतु किसी भी अवस्था में पालेंगे नहीं। दुर्जन का भी यही योग है। दुर्जन व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में आपके लिए समस्या ही उत्पन्न करेगा, या तो भयभीत करेगा या समाप्त, और दोनों ही दशा ठीक नहीं। दुर्जन व्यक्ति की दुर्जनता समझ आ जाने पर केवल एक ही मार्ग शेष रहता है, उसका अंत। जीवन में यदि कभी एक सर्प और दुर्जन व्यक्ति के बीच किसी एक पर भरोसा करना हो तो सदैव सर्प का ही चुनाव करें, क्योंकि सर्प केवल तभी डसता है जब उस पर प्राणों का संकट हो, परंतु दुर्जन व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण पग पग पर आपको हानि पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी।